नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं माउंट एटना के इरप्शन के बारे में। माउंट एटना एक स्ट्रेटोवॉल्केनो है बच्चों, एंड कल परसों की बात है कि उसमें इरप्शन हुआ, एक्टिव वॉल्केनो है। स्ट्रेटोवॉल्केनो ये अवस्थित है सिसिली आइलैंड के पूर्वी किनारे पर, मेडिटेरेनियन सी में। सिसिली आइलैंड जो इटली का भाग है। माउंट एटना हो अथवा वहां आसपास और भी वॉल्केनिक इरप्शंस हों, जैसे माउंट वुल्कैन, माउंट वेसुवियस, माउंट स्ट्रोम्बोली, ये सभी एक्टिव वॉल्केनो आपको मेडिटेरेनियन सी के आसपास पाए जाते हैं, मिलते हैं, और इनमें गाहे बगाहे एक्टिविटी देखी जाती है। माउंट एटना के इरप्शन के पीछे का कारण क्या है, इसे आइए समझते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स के क्लास में इसे हमने देखा भी था। माउंट एटना या फिर मेडिटेरेनियन के आसपास के माउंटेन को हम मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का भाग मानते हैं, वो भाग हैं भी। आइए, कैसे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहां से कहां शुरू होती है, तो अगर आप देखें बच्चे, अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जेंस के कारण साथ ही साथ अरेबियन प्लेट और भारतीय प्लेट के कन्वर्जेंस के कारण मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का निर्माण होता है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी यूरेशियन प्लेट के साथ कन्वर्ज करती है। तो आप यहां देख पाएंगे, ये यूरेशिया है बच्चे, यूरेशियन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट, और ये माइनर प्लेट में अरेबियन प्लेट है बच्चे, और ये भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट, और ये रही ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इनकी प्लेट मार्जिन को हम मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट का नाम देते हैं। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो शुरू हो जाता है इंडोनेशिया से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हुए अराकन योमा, हिमालय, हिंदुकुश, सुलेमान किरथार, टारस काकेशस कार्पेथियन से होते हुए एल्पाइन तक, यह भाग मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहलाता है बच्चे। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। यद्यपि इस मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में हम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली को भी कन्वेंशनली जोड़ लेते हैं, क्योंकि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में भी एक्टिव वॉल्केनो है। खैर, आज उसकी बात न करते हुए हम बात करेंगे मेडिटेरेनियन के आसपास वॉल्केनिक इरप्शंस क्यों हो रहे हैं, जिसमें एटना अभी अभी हुआ इरप्शन है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इस मेडिटेरेनियन बेल्ट, अफ्रीकन बेल्ट प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में क्या सह संबंध है, जिसके कारण वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। बच्चे, आप सबको पता है कि एक टेथीस सी हुआ करता था, जो इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट के ठीक उत्तर में था, और प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण यह टेथीस सी लगातार यूरेशियन प्लेट के नीचे मेल्ट होता गया, उसका मैग्मा बना, और उस मैग्मा से सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही थी, जिससे इंडियन ओशन का निर्माण हुआ। वो जो टेथीस सी का प्लेट था, आज भी मेडिटेरेनियन के रूप में, उसके रेमिनेंट के रूप में उपस्थित है। अगर मैं इस मैप को प्लेट मार्जिन के रूप में आपके सामने रखूं, तो कुछ इस प्रकार से चित्र बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह अफ्रीकन प्लेट है, और अफ्रीकन प्लेट के ठीक आगे, चूंकि यह अफ्रीकन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट है बच्चे, लेकिन इसके ठीक आगे एक प्लेट जो अभी बहुत थोड़ी सी बची हुई है, ज्यादातर भाग इसका यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो चुका है,
ये रही आपकी यूरेशियन प्लेट, और ये जो छोटा भाग है, जो बचा हुआ भाग है, उसको हम टेथीस सी के अवशेष के रूप में जानते हैं। ये है आपका टेथीस सी का अवशेष, जो आज मेडिटेरेनियन सी के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका की प्लेट आज भी मूव कर रही है, और यूरेशियन प्लेट, और यहां बन रही हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, विनाशकारी सीमा। यह प्लेट जो टेथीस की प्लेट है सबडक्ट हो रही है बच्चे एस्थेनोस्फीयर में, और आप सबको पता है कि एस्थेनोस्फीयर का तापमान 900 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और उस तापमान में जब कोई प्लेट पहुंचती है बेनी ऑफ जोन जिसे आप कहते हैं, तो वहां यह प्लेट मेल्ट होती है, और मेल्टिंग के कारण यहां मैग्मा बनता है। मैग्मा का बनना एस्थेनोस्फीयर को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि एक एग्रीमेंट है एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बीच में, जिसको हम आइसोस्टेसी कहते हैं। और जैसे ही मैग्मा बनता है, एस्थेनोस्फीयर का कहना होता है इसे हटाइए, ये यहां नहीं रह सकता। उस हटाने की प्रक्रिया में ये मैग्मा या तो शिफ्ट होता है जहां मिड ओशनिक रिज बन रहे हो, या फिर इससे प्लूटोनिक रॉक फॉर्मेशन होते हैं, या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस आते हैं। यहां लगातार टेथीस सी की प्लेट, जो कि मेडिटेरेनियन सी है, सबडक्ट हो रही है बच्चे, जिसके कारण वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, और एक्टिव वॉल्केनिक इरप्शंस के जोन आपको मेडिटेरेनियन और आसपास के क्षेत्रों में दिखेंगे, जिसमें से एक एटना भी है, और जिसमें इरप्शन अभी अभी हुए हैं। कहने का मतलब है एटना का ये इरप्शन के पीछे का कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। और यहां आज भी टेथीस की प्लेट, ये टेथीस प्लेट है बच्चे, जो रेमनांट है टेथीस सी का, टेथीस प्लेट रेमनांट, जो अभी भी सबडक्ट कर रही है और मैग्मा बन रहा है। और मैग्मा बनने के कारण यहाँ वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं। मैग्मा बनने के कारण भूकंप भी आते हैं और वॉल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि भाई इधर तो आपको वॉल्केनिक इरप्शंस दिख जाते हैं, लेकिन क्या कारण है कि अराकन योमा से लेकर के हिंदू कुश तक हमें कोई भी वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं दिखते, जबकि वहां भी कन्वर्जेंस हो रहा है। कन्वर्जेंस यूरेशियन प्लेट का, इंडियन प्लेट का, और टेथीस सी तो वहां भी था, क्योंकि हिमालय का जो क्षेत्र है वो टेथीस सी से ही निकला हुआ है। तो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हिमालय के नीचे जो क्रस्ट है, लिथोस्फीयर है, वो अत्यधिक मोटा है। उसकी मोटाई, थिकनेस मोर देन 70 किलोमीटर है। तो मैग्मा तो है, लेकिन मैग्मा के निकलने का रास्ता नहीं मिलता, इसलिए हिमालय में वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं होते। सो डिस्पाइट ऑफ हैविंग डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, हिमालय डू नॉट हैव volcanic eruption. The reason is crustal thickness. But why there is volcanic eruption in Mediterranean, the crustal thickness is less, and hence there is continuous eruption in form of different active volcano. Thank you very much.